Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Till now we have completed 7 parts of the chapter India's external relation and it is going to be 8th part. Okay, in last class we have discussed Indo-China war basically and its impacts. After that we have understood the impact of that war over the political system of our country. Right? That what was the impact of opposition, what was the impact on opposition party, that also we have understood. Along with that we have also understood the context of Pakistan. We have understood that there was a war in 1965 and just because of that war India's economy that was not able to boost up because we were already having a war with China in 1962 and in 1965 we had to fight again a war with Pakistan. Just because of that it created difficulty in front of India's economy, right? So बांग्लादेश वॉर 1971. अब रीड करेंगे कि बांग्लादेश के साथ जो इंसिडेंट था वो क्या था, बांग्लादेश बना कैसे, वो चीज़ें रीड करेंगे. फाइन, लेट अस डिस्कस नाउ. सो बिगिनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस. अब देखो पाकिस्तान भी फॉर्मेशन हो गई थी पाकिस्तान की 1947 में जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ है ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम वाज दैट कि जो बांग्लादेश जो आज प्रेजेंट डे का बांग्लादेश है, लेट अस सी इफ इट इज शोन इन द मैप. इट्स नॉट, लिसन, दिस इज बांग्लादेश राइट एंड दिस पार्ट बेसिकली दिस वाज पाकिस्तान after this particular area. This is shown Tibet to you, right? But here in the west part of the India that is Pakistan. अब जब पार्टीशन हुआ कंट्री का तो ये वाला जो पार्ट था because this was also Muslim majority area and the west part also that was also a Muslim majority area. सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में कि जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उन एरिया को क्या डिक्लेयर किया गया था कि ये होंगे पाकिस्तान के पार्ट्स, राइट? बट बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्ट्स वेस्ट एंड ईस्ट, दैट्स वाई दिस पार्ट वाज गिवन द नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, राइट? लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या होगी, एक यहाँ का रूल है और एक यहाँ आप इस साइड जब इंडिया में आते हो, क्योंकि अगर आप वेस्ट में जाते तो पाकिस्तान तो बहुत वेस्ट में जाके पड़ेगा. तो हाउ कैन यू थिंक दैट एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी वर्किंग इफेक्टिवली, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चल पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दैट, है ना. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दोज पीपल हु वर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन विद द नेम ऑफ बांग्लादेश इन प्रेजेंट टाइम, दे सेड दैट आवर गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फुलफिल आवर इंटरेस्ट, that is not able to fulfill our needs, and distance was also a issue in their administration, proper administration you can say. That's why they demanded that there should be a separate country for those people, right? So let us understood what was the position of that particular part. Okay, so जब जैसे ही पाकिस्तान में प्रॉब्लम कब हुई, पार्टीशन हुआ हमारा 1947 में, 1970 तक ठीक ठाक चलता रहा सब कुछ. बट फिर क्या हुआ, जैसे ही बिगिनिंग होती 1970s की तो पाकिस्तान के अंदर ना कुछ इंटरनल क्राइसिस अराइज हुए. अब वो क्या थे, द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट, जुल्फिकार अली भुट्टो एंड पार्टी emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan. अब देखो क्या हुआ, पोजीशन क्या थी, पोजीशन ये थी कि जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे क्राइसिस क्यों राइज हुए, क्योंकि दोनों जगह पे ना जब जनरल इलेक्शन हुए तो वहां पे स्प्लिट हो गया. स्प्लिट कैसे हुआ कि एक पार्ट पे कोई और अमर्ज होके आए एज अ विनर और दूसरे पार्ट पे कोई और अमर्ज होके आए. अब देखो जैसे क्या हुआ कि जब जनरल इलेक्शन हुए तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया था, वेस्ट पाकिस्तान उस पर कौन आए, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो एज अ विनर अमर्ज हो गए. और दूसरा जो पार्ट था वहां पर आवामी लीग के लीडर कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, वो क्या हो गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया ईस्ट पाकिस्तान पे. अब प्रॉब्लम क्या हुई, द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वॉन्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान. अब देखो वो जो लोग थे जो वहां पे रह रहे थे, देखो आज उसका नाम है बांग्लादेश, है ना. वो क्यों है बांग्लादेश, क्योंकि इसमें मोस्टली बंगाली पीपल थे, बंगाली पॉपुलेशन थी, राइट? अब उन लोगों ने
वोट क्यों की थी मुजीबुर रहमान को? उन्होंने वोट की ही इसलिए थी क्योंकि उनको फील हो रहा था कि जो ओल्ड सिस्टम था पाकिस्तान का, उसमें उन लोगों को एक टाइप से रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं रहा था और उनको ट्रीट किया जा रहा था एज अ सेकंड क्लास सिटीजन, मतलब अपनी कंट्री में, बट इवन देन दे वर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन। जैसे आप लोगों ने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, साउथ अफ्रीका का कंटेक्स्ट आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि उसमें ब्लैक पीपल आफ्टर बीइंग मेजॉरिटी उनको ट्रीट किया जाता था अपनी कंट्री में कि जैसे वो एलियन है, ऐसे ट्रीट किया जाता था, राइट? सो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। एज आई टोल्ड यू, डिस्टेंस वाज द इशू इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए जो ईस्ट पार्ट वाले पीपल थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वोट की। किसको वोट की? उन्होंने वोट की मुजीबुर रहमान को। क्यों वोट की? क्योंकि उन लोगों के माइंड में था, वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे उस सिस्टम के अगेंस्ट जो एग्जिस्ट कर रहा था पाकिस्तान में, क्योंकि उन लोगों को अपनी ही कंट्री में एज आ सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता था। ओके, द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। अब पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, अब देखो अब क्या था, वो उस डिसीजन को एक्सेप्ट करना ही नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रहा है वो डिसीजन, राइट? सो नाउ वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। अब जो अवामी लीग, देखो अवामी लीग ने लोगों को क्या एक टाइप से ड्रीम दिखाया कि हम एक आप लोगों का ना अलग से कंट्री बनाएंगे, इसलिए लोगों ने, क्योंकि लोग अगेंस्ट थे, राइट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, इसलिए उन्होंने वोट दे दी, राइट? उसके बाद फिर क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन रिजल्ट्स को मानने के लिए रेडी ही नहीं थी। जो जुल्फिकार अली खान भुट्टो थे वो इस डिसीजन को मानने के लिए रेडी नहीं थे, और ना ही वो इस डिसीजन को मानने के लिए रेडी थे जो अवामी लीग ने प्रेजेंट की थी कि उन्हें अलग से एक फेडरेशन चाहिए, राइट? सो इंस्टेड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजीबुर रहमान एंड unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan। अब देखो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसा लगा ना कि जो पाकिस्तान के पीपल हैं, ईस्ट पाकिस्तान के पीपल हैं, ये मानने वाले नहीं है। क्यों नहीं मानने वाले? क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके डिजायर्स के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है। अब अगर उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है और वो अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसकी कंट्री में ऐसे एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमर्ज हो जाएं, राइट? दैट्स वाई पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट द एक्सेप्शन ऑफ दैट थिंग। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अरेस्ट कर लिया शेख मुजीबुर रहमान को। और उसके बाद फिर क्या हुआ, रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी कभी पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, जब आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, है ना, वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा रेन ऑफ टेरर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अगर याद आ रहा हो तो। रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। उन्होंने ना सिर्फ उस लीडर को अरेस्ट कर लिया, राइट, बल्कि क्या कर दिया उन्होंने, उसके अलावा वहां पर रेन ऑफ टेरर एस्टैब्लिश कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के माइंड में। और वो क्यों किया? उन्होंने वो इसलिए किया ताकि वो लोग फियर की वजह से कहीं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना बंद कर दें, क्योंकि वो लोग अलग डिमांड कर रहे थे ना। देखो हमारी कंट्री का भी कंटेक्स्ट याद करो, जब लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड चल रही थी तो गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की थी, राइट? लेकिन पौधी श्री रामलू जब उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, नॉट स्टारवेशन बट यू विल से फास्ट, है ना, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, इस वजह से क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो जो प्रोटेस्ट था और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनकी बातों को पहले रिजेक्ट करने की कोशिश की थी, है ना। द सेम थिंग वाज हियर ऑल्सो। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने टेरर वाली चीजें एस्टैब्लिश नहीं की थी, बट क्योंकि पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान के लीडर चाहते थे, गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी सेपरेट डिमांड्स को रख रहे हैं, सेपरेट सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, दैट शुड नॉट बी देयर। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक रेन ऑफ टेरर एस्टैब्लिश कर दिया ईस्ट पाकिस्तान के पीपल के माइंड में। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखो वो होता है ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, द सेम थिंग वाज हियर ऑल्सो। कैसे कि जब उन लोगों पर जितनी एट्रोसिटीज हुई, उन लोगों के ऊपर रेन ऑफ टेरर एस्टैब्लिश हुआ, तो अब उन लोगों ने भी क्या बोल दिया दैट यस अब तो हम लोग फ्रीडम लेके रहेंगे। मतलब अब उन्होंने क्या स्ट्रगल शुरू कर दिया कि अब बांग्लादेश फ्री होगा, लिबरल होगा फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब अब एक नई कंट्री बनेगी ऑन द वर्ल्ड मैप, दैट विल बी बांग्लादेश, राइट। Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighboring areas of India.
इन इंडिया। लेकिन इंडिया के साथ देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी बिकॉज इंडिया वॉज हैविंग द बर्डन ऑफ 80 lakhs रिफ्यूजीज। अब सोच के देखो कितनी बड़ी पोजीशन है ना, और ये सोच के देखो हाउ वी वर एबल टू टैकल दैट। क्यों? क्योंकि पहले पार्टीशन के बाद हम अभी तक उस पार्टीशन वाली प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाए, चाइना ने अटैक कर दिया। उस वॉर को हम ओवरकम नहीं कर पाए हैं, देन पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, है ना, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है कंप्लीटली एक टाइप से उसके ऊपर ओवर बर्डन जनरेट हो चुका है। और उसके बाद उस पोजीशन से हम थोड़े बहुत नॉर्मल पोजीशन में आने ही वाले थे कि 1971 का इंसिडेंट हो गया। इसके अलावा जो रिफ्यूजीज हैं उनकी अलग से प्रॉब्लम है, कोई तिब्बत से आ रहा है। अब तिब्बत वाला कंटेक्स्ट अभी तक हम लोग आज तक भी टॉलरेट करते आ रहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान, मतलब ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, वो लोग 80 lakhs के करीब वो रिफ्यूजीज आ गए हमारी कंट्री में, राइट। तो अब क्या हुआ, neighboring areas in India extended moral and material support to the freedom struggle in Bangladesh. Pakistan accused India of a conspiracy to break it up. अब देखो क्या हुआ, हम क्या फील कर रहे थे, एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो क्या है कि जो कंट्री इंडिपेंडेंस गेन करने की कोशिश कर रही है, इंडिया इज वर्किंग एज द लीडर। और एशिया में क्योंकि हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग थी, है आज है ज्यादा स्ट्रांग, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं हम इंपॉर्टेंट थे बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, है ना, बिकॉज ऑफ आवर साइज। इसीलिए क्या हो रहा था, उस टाइम पे भी हम लोग खुद को एक अलग कंट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वहां हम क्या कर रहे थे, वहां हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। क्यों किया? बिकॉज इट वॉज फाइटिंग फॉर इट्स फ्रीडम, है ना। और लेकिन पाकिस्तान को क्या लगा, देखो सेम सिचुएशन यहां पर भी हुई। जैसे हम लोगों ने चाइना वाला कंटेक्स्ट पढ़ा था ना कि जब तिब्बत के लीडर आए, स्पिरिचुअल लीडर आए दलाई लामा, है ना, तो चाइना को क्या लगा, चाइना को ये लगा कि जो इंडिया है दैट इज गिविंग शेल्टर टू एंटी चाइनीज सेंटिमेंट्स, एंटी चाइनीज एलिमेंट्स, इसलिए 1962 में उसने हमारे ऊपर अटैक किया था। अब सेम प्रॉब्लम यहां भी अराइज होगी। अब देखो क्यों, सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। अब यहां पर देखो, अब दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो अब देखो क्या हुआ, अब देखो, अब यही चीजें यहां पर भी हुई, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, यहां पर भी हमारी यूएसए ने क्या करना शुरू कर दिया, यूएसए ने हमें ऐसा एक टाइप से, क्योंकि यूएसए को भी रिवेंज लेने का चांस मिल गया, चाइना को भी रिवेंज लेने का चांस मिल गया, क्योंकि हम टिल्टेड हो रहे थे ना। यूएसए को क्यों मिला, क्योंकि हम टिल्टेड हो रहे थे कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ। चाइना को क्यों मिला, चाइना को इसलिए मिला क्योंकि उसने उस टाइम पे तो ये दिखा दिया था भाई मैं वॉर से पीछे हट गया हूं, है ना, और खुद को ये दिखा दिया दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऑन वर्ल्ड लेवल, राइट। लेकिन अब देखो पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिला वो वहीं से आया, या तो यूएसए या चाइना से, राइट। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, द यूएस चाइना rapprochement that began in the late 1960s resulted in realignment of forces in Asia. Henry Kissinger, the advisor of US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. अब देखो यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन आपको पहले वाली वीडियोस में बताई है कि अब देखो क्या हो रहा है, अब जो वर्ल्ड लेवल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना कोल्ड वॉर का, हम लोग उससे कहीं ना कहीं हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। अब देखो क्यों बेनिफिट मिल रहा है, अब क्योंकि चाइना ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट है ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फॉट अ वॉर विद चाइना इन 1962। अब 1965 में पाकिस्तान ने जब अटैक किया, है ना, तो पाकिस्तान भी इट मींस हमारा एनिमी बन गया। अब 1971 का कंटेक्स्ट है, तो पाकिस्तान क्या बोलेगा कि जो इंडिया है ना वो हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है, वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। तो अब चाइना के दिमाग में भी क्या आएगा कि क्योंकि इसने ना दलाई लामा को भी सपोर्ट किया था तो इंडिया मेरा भी दुश्मन है ना। तो इसलिए क्या हुआ, इसीलिए चाइना ने भी पाकिस्तान की हेल्प करनी शुरू कर दी, राइट। अब यूएसए का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ना जो पाकिस्तान था वो क्लोज जा रहा था यूएसए के अलायंसेस के, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, अब पाकिस्तान को मिलिट्री और वेपन्स की हेल्प कौन दे रहा था, दैट वाज डन बाय यूएसए। टेक्निकली हेल्प कहां से मिल रही थी, फ्रॉम यूएसए। लेकिन अब हमारी हेल्प कौन करेगा, कौन होगा जो इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। सो दैट वाज ऑब्वियस बिकॉज वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ना, वर्ल्ड वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म,
राइट तो अगर कैपिटलिज्म वाले किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है, तो नो डाउट जो रशिया होगा, यूएसएसआर होगा, वो हमारे साथ आएगा, राइट और हम लोगों ने भी इसको एक एडवांटेज की तरह ले लिया, क्योंकि हमारे पास कोई पोजीशन थी नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं, राइट क्योंकि उस टाइम पे हमारी भी पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि हम अकेले फाइट कर सके, और इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ, स्पेसिफिकली यूएसए भी उनके साथ है, चाइना भी उसके साथ है, और कुछ पाकिस्तान का भी पार्ट है ना। तो अब उतनी तीन तीन कंट्री के साथ हम अकेले फाइट करने की पोजीशन में है ही नहीं। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए हम लोगों ने फिर 20 ईयर ट्रीटी साइन कर ली 1971 में। इसको याद रखना। हालांकि ना कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि जब इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट था तो फिर हाउ इट इज पॉसिबल कि वो 20 ईयर ट्रीटी कर ले रशिया के साथ, क्योंकि रशिया क्या था, एक अलायंस बना रहा था ना, मिलिट्री अलायंस बना रहा था, वॉर्सो पैक्ट, राइट तो हमने कहीं जब वो 20 ईयर ट्रीटी की तो सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द थिंकर क्रिटिसाइज इट ऑल्सो, लेकिन हम लोगों को क्या करना था, हमें बेनिफिट गेन करना था एटलीस्ट, तो हमने उसके लिए किसको अल्टरनेटिव यूज किया, रशिया को, यूएसएसआर को। और यूएसएसआर ने हमें क्या अश्योर किया, यूएसएसआर ने हमें सपोर्ट अश्योर किया कि अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर अटैक करेगी तो इंडिया की हेल्प करने के लिए कौन आएगा, यूएसएसआर। फाइन। अब उसके बाद after months of diplomatic tensions and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. यहाँ तक तो चीजें कैसे चल रही थी, धमकी और थ्रेट और ये सारी चीजें चल रही थी, बट अब फाइनली वॉर शुरू हो गया 1971 में, ठीक है, दिसंबर 1971 में। उसके बाद क्या हुआ, देखो वॉर में क्या क्या हैपन होता है, वॉर में प्रसाद तो मिलेगा नहीं, है ना, वेपन्स ही मिलेंगे, आर्म्स ही होंगे। अब देखो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ने क्या किया, अटैक करना शुरू कर दिया। मतलब अटैक कहां से हो रहा है, फ्रॉम द पाकिस्तान फर्स्ट। तो उन्होंने कहां पर अटैक किया, पंजाब पर अटैक कर दिया, राजस्थान पर अटैक कर दिया, व्हाइल द आर्मी मूव्ड ऑन द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट। और उसके बाद फिर कहां जाने की सोचने लगे, वो जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट के ऊपर। इस पर क्या किया, इंडिया retaliated with an attack involving the air force, navy and the army on both of the western and eastern front. अब इंडिया ने भी क्या किया, मतलब हमने भी रिवर्स में अटैक किया वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पे। वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय लोकल पॉपुलेशन, द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो क्या है भाई, एक तो हम ऑलरेडी परेशान है, 1962 से हम वॉर ही लड़ते आ रहे हैं, 1965 में फिर से वॉर हो गया, और अब 1971 में फिर से पाकिस्तान अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या होगा, कॉमन पीपल भी खुद को क्या फील करेंगे कि हम भी वॉर का पार्ट हैं, वो भी इंक्लूड होने की कोशिश करेंगे। इसीलिए व्हेन वॉर वाज हैपनिंग तो क्या हुआ, जो कॉमन पीपल थे, लोकल पॉपुलेशन थी, दैट वाज आल्सो सपोर्टिंग आवर मिलिट्री। और इस वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री के लोगों को बड़े अच्छे लार्ज स्केल पे वेलकम किया, सपोर्ट मिला लोकल पॉपुलेशन का, और हमारी कंट्री ने बड़ी रैपिड प्रोग्रेस कर ली ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। और फिर क्या हुआ, विद इन 10 days द इंडियन आर्मी हैड सराउंडेड ढाका फ्रॉम 3 sides एंड द पाकिस्तानी आर्मी ऑफ अबाउट 90,000 हैड टू सरेंडर। अब यहां हमारी पोजीशन कैसे होगी, स्ट्रांग हो गई। क्यों स्ट्रांग हो गई, यहां हमारी पोजीशन इसलिए स्ट्रांग हो गई क्योंकि हमने ढाका को क्या कर लिया, एक टाइप से सराउंडेड कर लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, सॉरी चार नहीं, तीनों तरफ से, 3 तरफ से घेर लिया। और पाकिस्तान की जो आर्मी थी, ऑलमोस्ट 90,000 पीपल थे आर्मी में, उनको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। अब देखो एक बेनिफिट क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया कि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं जिसको जब मुंह उठाया और अटैक कर दिया, दैट टाइप ऑफ कंट्री इज नॉट इंडिया, है ना। मतलब भले ही बड़ी बड़ी कंट्रीज हेल्प कर रही हैं पाकिस्तान की, यूएसए हेल्प कर रहा, चाइना हेल्प कर रहा, बट इवन देन वी आर नॉट दैट मच वीक, है ना। उसके बाद विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर। अब देखो फिर क्या हुआ, अब बांग्लादेश क्या बनेगा, बांग्लादेश बनेगा एक फ्री कंट्री, है ना। और इसके लिए फिर क्या किया, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल। अब देखो यूनिलैटरल मतलब क्या होता है, एक तरफा जो थी सीज फायर। इट मीन्स क्या हुआ कि इंडिया ने एक तरफा सीज फायर का क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। मतलब अब तो क्या बनेगा भी, बांग्लादेश एक फ्री कंट्री बनेगा ही बनेगा, ठीक है। लेटर द सिंगिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट साइनिंग लेटर ऑन साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन जुलाई 3, 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। वॉर हुआ लार्ज स्केल पे, किलिंग भी हुई, है ना, आर्मी का भी लॉस हुआ ऑफ कोर्स, दोनों तरफ से हुआ। Although we were able to win,
बट इवन देन देखो, वर्ल्ड का चाहे कितना भी बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए, वर्ल्ड में कितना भी बड़ा वॉर हो जाए, हमेशा लास्ट में क्या होता है, नेगोशिएशंस होती है, बातचीत करके क्या किया जाता है, पूरे के पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया जाता है। दैट ऑलवेज हैपेंस। चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी एग्रीमेंट हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया, कुछ ऐसे जनरल कंक्लूजन निकाले जिस पर सभी एग्री हो सकते हैं, राइट। इन द सेम मैनर जब 1971 में जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन होगी, तो फिर 1972 में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ, और शिमला एग्रीमेंट पे दोनों के दोनों कंट्रीज ने साइन किए, और उसके बाद क्या हुआ, हम रिटर्न हो गए किसकी तरफ, पीस की तरफ, राइट। अब उसके बाद अ डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलिएशन। अब देखो, अब इस विक्ट्री ने क्या दिखाया, अब देखो, पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जब भी हमारी कंट्री में कुछ चीजें हैपन हो रही थी, है ना, जब किसके साथ, हमारे जैसे चाइना के साथ वॉर में हम हार गए, तो उसने हमारी इंटरनेशनल इमेज को क्या कर दिया था, एक टाइप से उसके ऊपर डेंट लगा दिया था, पढ़ा था हमने। लेकिन अब जब हम जीत गए, इतने अच्छे तरीके से जीत गए, इतने लार्ज स्केल पे हम जीत गए, तो क्या हुआ, उसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्री दैट वाज वेरी हैप्पी। मोस्ट पीपल इन इंडिया सो दिस एज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी एंड अ क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर्स। अब देखो, यहां से हमने क्या सोचा, प्रोविस, यहां से हम लोगों ने क्या सोचा कि ये जो मोमेंट है ना, ये हमारी ग्लोरी का टाइम है, ग्लोरी का मोमेंट है। क्यों है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि अब वर्ल्ड को ये पता चल गया कि इंडिया के पास भी बहुत अच्छी खासी और स्ट्रांग मिलिट्री है, हमारी मिलिट्री ना बड़ी ग्लोइंग और ग्रोइंग करने वाली है। तो वर्ल्ड को क्या मिल गया, हमारा एस्टिमेट मिल गया कि इंडिया ना ऐसी वीक कंट्री नहीं है कि जिसको आप जब चाहोगे अटैक कर दोगे, दैट वाज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इस वॉर ने कहीं ना कहीं जो हमारी प्रेस्टीज जो कि गुम हो गया था ना आफ्टर द 1962 वॉर विद चाइना, उस प्रेस्टीज को कहीं ना कहीं रिटर्न कर दिया, राइट। एज यू वुड रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दिस टाइम, शी हैड ऑलरेडी वन द लोकसभा इलेक्शंस इन 1971। अब देखो क्या था उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी, वो ऑलरेडी इलेक्शन जीत गई थी 1971 का, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। हर पर्सनल पॉपुलैरिटी सोर्ट फर्दर आफ्टर द 1971 वॉर। After the war, assembly election in most states took place, bringing large majority of the Congress party in many states. अब इसका पॉजिटिव इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, कांग्रेस के ऊपर, राइट, बिकॉज एट दैट टाइम इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर, और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आफ्टर बीइंग अ विमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, दैट वाज नॉट इजी टास्क, और इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन ले भी लिए और इतने अच्छे से वो जीत भी गए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि हमारी मिलिट्री की पावर क्या है, राइट। तो वो क्या था, उसके बाद अब पूरे वर्ल्ड ने मानना शुरू कर दिया, नॉट ओनली वर्ल्ड बट द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, दैट यस शी इज द परफेक्ट चॉइस फॉर द कंट्री। और इसका बेनिफिट कब मिला उनको, बाद के इलेक्शंस में, जब असेंबली के इलेक्शंस हुए। देखो जैसे जब भी कोई एक यू कैन से कंटेम्परेरी रीजन होता है ना, इमीडिएट कॉज होता है कोई भी, वो उससे आने वाले इंसिडेंट को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जब हम लोगों ने 1962 का इंसिडेंट पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा कि चाइना की जो कहीं ना कहीं इरादे थे, इंटेंशन थे, वी वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, आवर लीडर्स वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैम। दैट्स व्हाई आफ्टर द वॉर ऑफ 1962 इन लॉट ऑफ द इलेक्शंस, बाय इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी वाज नॉट एबल टू विन, राइट। तो इसका इमीडिएट इंपैक्ट हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, 1971 के वॉर का भी इमीडिएट इंपैक्ट होगा कि जब हमारे असेंबलीज के इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो वहां पे क्या हुआ, कांग्रेस को मेजोरिटी मिली। और क्यों मिली, क्योंकि लोगों को लगा कि यस, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप की वजह से हम लोग 1971 का वॉर जीत गए हैं। तो इसने कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे बेनिफिट प्रोवाइड करवाया कांग्रेस पार्टी को, राइट। उसके बाद इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। और अब जो हमारे पास बिल्कुल भले ही कम रिसोर्स थे, बट एटलीस्ट अब हमने वर्ल्ड में ये दिखा दिया था कि ऑल्दो वी आर नॉट हैविंग दैट मच रिसोर्सेज, बट इवन देन नो एनी कंट्री कैन अटैक ओवर अस, राइट। तो हमने हमें क्या करना था, डेवलपमेंट प्लानिंग्स करनी थी। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबर्स डिरेल द 5 ईयर प्लान्स। हालांकि हमने जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान्स में हम उतना अचीव नहीं कर पाए जितना हमें करना था। The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962. क्योंकि देखो अब हमने क्या देखना था, अब हमने ये देखना था कि अब हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, क्योंकि अब वॉर कोई भी कर रहा है जिसका मन कर रहा है। तो इसीलिए अब हमें क्या करना था, सबसे फर्स्ट जो टास्क था, क्योंकि देखो अगर बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो कंट्री के अंदर कुछ भी सिक्योर नहीं, फिर तो कोई भी अटैक करेगा आपके ऊपर, राइट। तो अब हमारे लीडर्स को क्या लगा कि अब जो हमारे रिसोर्सेज हैं,
वो कहाँ पर डाइवर्ट होने चाहिए, वो हमारी कंट्री के डिफेंस सेक्टर पर डाइवर्ट होने चाहिए। और स्पेशली 1962 के बाद हमने इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, राइट, एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव, क्योंकि अब हमें किसके ऊपर खर्च करना था, हमारी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के ऊपर, right? The Department of Defense Production was established in November 1962 and the Department of Defense Supplies in November 1965. अब हमने दो डिपार्टमेंट बनाए, कौन कौन से? सबसे पहले तो डिफेंस प्रोडक्शन, एक तो ये डिपार्टमेंट बना, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज, एक ये डिपार्टमेंट, डिफेंस सप्लाईज और डिफरेंट प्रोड्यूसिंग, ये दो हमारे क्या बने, डिपार्टमेंट्स बने। उसके बाद फिर द थर्ड 5 ईयर प्लान जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, अब देखो 1961 एंड 1966 was affected and it was followed by 3 annual plans and the fourth plan would be initiated only in 1969. India's defense expenditure increased enormously after the war. अब देखो फिर क्या हुआ, ये जो वॉर हुए ना, इन्होंने हमारी जो 5 ईयर प्लान थे उनको बड़े लार्ज स्केल पे इन्फ्लुएंस किया, थर्ड 5 ईयर प्लान्स को बहुत लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट किया। उसके बाद और जो उसके बाद वाले जो भी 3 एनुअल प्लान चले, है ना, क्योंकि हमने फिर एनुअल प्लान भी चलाए थे बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यू कैन से, है ना। हम बीच में एक क्या लेके आए थे, प्लान हॉलीडे भी लेके आए थे, याद आ रहा है चैप्टर पीछे वाला, राइट। तो बेसिकली उसके बाद क्या था, हम लोगों ने जो फोर्थ प्लान था उसको हमने कब इनिशिएट किया, दैट वाज इन 1969। और फिर हमने क्यों, क्योंकि इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि नाउ वी वर फोकसिंग ऑन द मिलिट्री एंड मिलिट्री वेपन्स यू कैन से, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो वॉर के ऊपर एक्सपेंडिचर था वो इनॉर्मसली, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे इंक्रीज हो रहा था। फाइन, सो दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बांग्लादेश, और यू कैन से आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, राइट। सो क्या समझ आया अभी तक आप लोगों को कि जो 1962 में वॉर में हम लोगों ने जो कुछ लूज किया था, है ना, क्योंकि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, राइट। तो वो जो सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक टाइप पे लूज कर दी थी कि हमारे लीडर्स में फार विजन पावर नहीं है, फार विजनरी पावर नहीं है ना, हमारे लीडर्स के अंदर जो इवेल्युएट करने की पावर है वो कम है। कहीं ना कहीं उन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने 1971 के वॉर में दे दिया था, राइट। और हम लोगों ने वर्ल्ड को दिखा भी दिया था, क्योंकि देखो यूएसए हेल्प कर रहा था पाकिस्तान को, इवन चाइना वाज आल्सो हेल्पिंग, right, but even then we were able to win and we forced them to surrender also, and just because of that whole of the world has seen the power of India, right, कि हमारी मिलिट्री इतनी ज्यादा वीक नहीं है। और अब हमने ये आइडेंटिफाई भी कर लिया कि अब हमें जो वर्क करना है ना वो किसके ऊपर करना है, पहले हमारी मिलिट्री के ऊपर। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज किया किसके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर। और इस वजह से इस वॉर के बाद जो एक्सपेंडिचर जो हमारा सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ वो था हमारा मिलिट्री वाला। फाइन, आई होप बांग्लादेश का कंटेक्स्ट भी आपको कंप्लीटली क्लियर है। अब जो ये वाला पार्ट है, दिस इज लेफ्ट, दिस वी विल डिस्कस्ड। अब जो कारगिल में क्या हुआ था, ये 1999 में वॉर होगा, इसमें भी हम लोग पाकिस्तान को क्या कर देंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, राइट। सो यहां से कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे हमारी पोजीशन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी आफ्टर 1971। उसके बाद क्या होता है, कैसे कैसे वॉर होते हैं, फिर हम लोगों ने न्यूक्लियर पॉलिसी। अब देखो जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, थोड़े स्ट्रांग बन रहे हैं, तो अब हमने क्या सोचा कि अब हम न्यूक्लियर भी बनाएंगे। तो अब हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी, कैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग डेवलप करेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज हमें ऐसा करने से स्टॉप करेंगी, कैसे फिर भी हम सारे के सारे कॉन्ट्राडिक्शंस को खत्म करके हम न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोजन भी करेंगे, right? So all of these things we will discuss in next video. I hope chapter is quite interesting and you are able to understand whole of the context of the chapter. But if you are having any kind of doubts and query, feel free to ask your question in comment section, right? Next part of the chapter we will do in next video. Till then, keep learning, keep studying and stay connected. Thank you. Thanks a lot.